हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया पर। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है घटना चक्र ई दृष्टि में रक्षा विज्ञान के अंतर्गत पनडुब्बी के बारे में, मिसाइल परीक्षण, ड्रोन, सबमरीन एंड प्रमुख युद्ध अभ्यास जो होने हाल ही में प्रमुख देशों के साथ जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीलिम्स के एग्जाम में हर बार आने वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको बहुत ही ध्यान से डिस्कस करेंगे। पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च हो गई है। ये जो पनडुब्बी रोधी पोत है यानी कि आपका एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS एंड्रोथ कोलकाता के हुगली नदी पर लॉन्च किया गया। एंड्रोथ द्वीप के नाम से लक्षद्वीप में पड़ने वाला एक स्थित एंड्रोथ द्वीप है। इसी के नाम पर इसका रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसका नाम एंड्रोथ के नाम पर रख गया है। ये जो कंपनी बेसिकली बनाई हुई है भारत सरकार के भारतीय नौसेना के लिए, यानी कि इंडियन नेवी ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसका नाम है मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा 8 सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये दूसरी परियोजना है। ज्ञातव्य कि 19 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय ने GRSE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वेलफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का अनुबंध किया था। मतलब इसके साथ MOU साइन किया था। मेमोरेंडम इसके साथ जो है सबमरीन वेलफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किया था। ये दूसरा है। बेसिकली क्या हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से चाइना अग्रेशन दिखाता है, सबमरीन उनकी कई बार जो है हिंद महासागर में गश्त करती रहती है, तो उसको एंटी सबमरीन क्राफ्ट विकसित करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो उसी को आगे देखते हुए ये हमारा रणनीतिक हिस्सा रहने वाला है। INS एंड्रोथ तथा INS अराला जो है दोनों की लंबाई लगभग 76.6 मीटर 10.5 मीटर है। इसकी अधिकतम गति 25 समुद्री मील है तथा 900 टन इसकी विस्थापन क्षमता है। इसका जो बेसिकली याद रखने वाला है एंटी सबमरीन वेलफेयर एसोसिएशन वाटरक्राफ्ट के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये जो INS एंड्रोथ है तथा INS अराला है दोनों की लंबाई लगभग 76 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। INS वागीर नौसेना में शामिल हो गया। INS वागीर जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी कलवरी सिटी की 5वीं स्टील पनडुब्बी INS वागीर मुंबई में भारतीय सेना में शामिल हो गया। और पश्चिमी नौसेना कमान जो होता है वो पनडुब्बी बेड़े के अंग होते हैं। सैंड शार्क के नाम पर किया गया है। वागीर का नामकरण हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाले परभक्षी सैंड शार्क के नाम पर किया गया। इसका नामकरण जो है सैंड शार्क के नाम पर किया गया। उसका जो एंड्रोथ एक द्वीप के नाम पर किया गया था। इस पनडुब्बी का ध्येय जो है मोटो है साहस, शौर्य, समर्पण। इसका जो मोटो एक दिया गया है वो साहस, शौर्य, समर्पण। उल्लेखनीय है कि INS वागीर अब तक की स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में पूरा किया, तो इसको बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया गया है। INS कलवरी इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी है जो कि बहुत ही चर्चा में रही थी। फिर हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है स्काई हॉक, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। आगे की टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली ड्रोन पर ही आधारित है। भारत को इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे होने चाहिए, क्योंकि आने वाले जो समय है वो ड्रोन्स के ही हैं। तो 2023 में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक का विकास की घोषणा की गई है। IG ड्रोन द्वारा किया गया। इसका विकास जो है स्टार्टअप एक कंपनी है IG ड्रोन, इस कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा किया गया है स्काई हॉक। और इसको ओडिशा के बुर्ला संबलपुर जिला में स्थित ओडिशा के बुर्ला में संबलपुर जिला में स्थित वीर सुरेंद्र भाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उद्यमियों की भूमिका रही है। 5G टेक्निक से लैस होने के कारण इसका योग क्षेत्र फील्ड से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकेगा। इसको आप ज़मीन से नियंत्रित किए जाने के बजाय यहाँ पर जो एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जो वहाँ से ही आप इसको डायरेक्टली जो है कमांड दे सकते हैं, इसलिए उसको ज़मीन से नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्काई हॉक ऊर्ध्वाधर उड़ान से भरने व ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लैंडिंग टेक ऑफ लैंडिंग करने में भी सक्षम है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल टेक एंड वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है। एक VTOL इसकी पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना, यानी कि इसमें रनवे की ज़रूरत ही नहीं है। और कई जो एयरक्राफ्ट है वो आगे चल के देखते हुए पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर रनवे बनाना कठिन है, भारत के जो इलाके हैं जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका लद्दाख हो गया जो चाइना से सटा है, आपका कश्मीर हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सभी जो एरिया हैं ये बेसिकली यहाँ पर आप बना नहीं सकते हैं एयरक्राफ्ट हर जगह। इसलिए वर्टिकल लैंडिंग यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट आगे बनाए जाएंगे, जो कि US की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और शायद उसके बारे में बात भी चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट में कि कुछ एयरक्राफ्ट वहाँ से इस टेक्नोलॉजी को खरीदा जाए।
ताकि उसको डिप्लॉय किया जाए, जो नॉर्दर्न बॉर्डर और चाइना से सटे बॉर्डर हैं उन पे डिप्लॉय किया जाए। वहाँ पर रनवे बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वर्टिकल लैंडिंग में रनवे की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको आप टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। तो इसका अपने साथ वजनी 10 किलोग्राम तक वजनी पेलोड ले जा सकता है। इतना इसमें बेसिकली मेन था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया 15 जून 2022 को सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। चांदीपुर रेंज उड़ीसा से किया गया। चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पर किया गया और रात्रिकालीन परीक्षण था। और इसका यही बेसिकली मेन है। 27 जनवरी 1996 को प्रथम परीक्षण किया गया था। इसका जो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण वो 1996 में किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बेसिकली जलावतरण यानी कि लॉन्च जो है, जो पोतों का पानी में जब उसको लॉन्च करते हैं तो उसको जलावतरण बोलते हैं। उसमें कुछ मेन जो जिसको किया गया है वो नीलगिरी है, उदयगिरी है, तारागिरी है, हिमगिरी है तथा दूनागिरी है। MDL द्वारा इसको बिल्ड किया गया, मतलब इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो MDL है और ये GRSC द्वारा बिल्ड किया गया है। और इसके डेट्स ये हैं, इतने तारीख को पानी में उतरा यानी कि अपने काम को शुरू करने के लिए। नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, सब में गिरी आ रहा है। अगला जो हमारा INS विक्रांत है वो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी कि अब विमान वाहक पोत है। इसमें एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो कैरियर करता है और इसका नाम INS विक्रांत है। भारत के पास बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा US के पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, यानी कि पहला हमारा पोत है, स्वदेशी है और पहला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC को राष्ट्र को समर्पित किया, यानी कि उसका काम INS विक्रांत इसका नाम है। और कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। में आयोजित एक समारोह में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम उसके विख्यात पूर्ववर्ती प्रीडेसेसर और भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत ब्रिटेन से खरीदा HMS हरकुलिस एवं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत से 1961 में शामिल के नाम पर रखा गया, यानी इसका नाम जो है वो हरकुलिस एवं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के नाम से 1961 में शामिल के नाम पर रखा गया है। INS विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, यानी कि इसकी जो डिजाइन है, डिजाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये डिजाइन बहुत ज़्यादा भारत में पहले बनती नहीं थी, अब उसको लेके कंपनी जो डेवलप होती है वो हो गई है और उसका नाम वारशिप डिजाइन ब्यूरो है। इसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय और अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचियान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। आप बार बार देख रहे होंगे कि कोचियान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी योगदान है इसका हमारे नौसेना में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको स्टील प्रोवाइड किया भाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको स्टील प्रोवाइड किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो इतने बड़े बड़े विमान बनते हैं और उसके कैरियर्स के लिए भी, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत होती है। तो इसको जो अथॉरिटी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने स्टील प्रोवाइड किया। हमारा मोटो जो होता है वो बेसिकली वार, भले हम इतने बड़े बड़े हथियार डेवलप कर रहे हैं आज के डेट में हमारे, लेकिन हमारा जो मोटो होता है वो हमेशा से ही शांति का रहा है। तो इसका जो मोटो, इस पोत का ध्येय वाक्य यानी कि मोटो दिया गया है, वो दिया गया है जेम सम युद्धि स्पर्धा, यानी कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। मतलब मैं अपनी रक्षा करूंगा, जो मुझसे लड़ने आएगा उससे मैं सिर्फ अपनी रक्षा, यानी कि हम ये जो पोत डेवलप कर रहे हैं ये हमारे रक्षा के लिए, किसी के अटैक करने के लिए नहीं। हमारी हमेशा से नीति रही है नो फर्स्ट फाइट, मतलब पहले हमारी तरह से कोई नो फर्स्ट अटैक, मतलब हमारी तरह से अटैक नहीं होगा। इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि भारत का ये भी मोटो है, जो हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसकी भी हमारी पहले प्रयोग की नीति नहीं है। इसलिए जेम सम युद्ध स्पर्धा आप याद रखिएगा, यानी कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। अगला टॉपिक हमारा है INS। इसके बारे में दिया गया है कि किस तरीके से इसका स्वदेशी विमान वाहक पोत है एंड लगभग 43,000 टन इसकी वजन है। INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त हो गई, काफ़ी लंबे समय से इसको सेवा में लिया जा रहा था 1987 से। तो 10 यह किलो श्रेणी की 10 पनडुब्बियों में, जिन्होंने भारत 1986 तथा 2000 के बीच रूस से, ये जो है पूर्व सोवियत जब था वो, तो उससे हमने खरीदा था।
जब सोवियत फॉर्म में था रूस, बड़ा देश था, उसमें यूक्रेन भी आज के समय में है, तो उस समय से हमने इसको खरीदा था, जो कि आज सेवा मुक्त कर दिया गया। सिंधु ध्वज सेवा मुक्त हो गया क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ना ही पड़ता है, तो उसी तरीके से। और कई बार ये मुंबई बंदरगाह पर दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई थी, वर्तमान में सेवा में नहीं है। अगला टॉपिक हमारा है, अब देखा जाए ड्रोन संबंधी प्रमुख मुद्दे क्या है। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए वरुण, भारत का वरुणा जो है भारत का पहला ड्रोन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये छूट जा रहा था। भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुणा। 2022 को नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी ड्रोन वरुणा को अनावरण किया। वरुण एक स्वायत्त मल्टी क्रोटर ड्रोन है। यह एक यात्री को वहन करने की क्षमता रखता है, मतलब एक यात्री इसमें बैठ के जा सकता है। इसको पुणे स्थित महाराष्ट्र स्थित एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, द्वारा नौसेना के DRS एवं नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया। तीनों लोग साथ में मिलकर इसको विकसित किए हैं। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं उसको थोड़ा देख लिया जाए। यह एक पायलट रहित ड्रोन है, एक ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक पायलट बैठेंगे तो एक उसमें एक और आदमी बैठेगा तो कैसे फिर काम चलेगा, यानी कि इसमें पायलट रिमोट से संचालित किया जाता है। एक व्यक्ति को ये ले जा सकता है, 130 किलोग्राम पे पेलोड किया जा सकता है, मतलब इसमें जो हथियार है वो 130 किलोग्राम तक लोड किए जा सकते हैं। तो एक लगभग आदमी का वजन जो होता है वो लगभग 60 से 70 kg एक सामान्य व्यक्ति का होता होगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये 200 किलोग्राम जो है ले जाने में सक्षम है। 25 से 30 मिनट तक उड़ाया जा सकता है, सुरक्षित लैंडिंग में सक्षम है। यह नौसेना की जंगी जहाज पर टेक ऑफ कर सकता है। काफ़ी अच्छी बातें हैं। ड्रोन संबंध प्रमुख पहले क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि महाराष्ट्र के ग्वालियर से आने वाले हैं, वो इस समय इसके जो है मतलब केंद्रीय मंत्री हैं। तो वो ड्रोन के लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और ड्रोन संबंधी काफ़ी पहल, जैसे छिड़काव जो होता है खेतों में, जो रसायन का छिड़काव होता है वो भी ड्रोन से करने की तैयारी में, मतलब कई टेक्नोलॉजी इसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं और ड्रोन से संबंधित पहल वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने ड्रोन उद्योग विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ाने देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को अधिसूचित किया था, यानी कि इसमें जो भी इस क्षेत्र में जाएंगे उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ताकि इस टेक्नोलॉजी का यूज भारत में बढ़ सके। उनके कर में जिस तरीके से जो भी उनको टैक्स दिया जाता है उसमें छूट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ दिया भी गया है कि मार्च 2022 में मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया, क्योंकि ग्वालियर से आपकी महाराज सिंधिया भी आते हैं, तो उन्होंने अपने इलाके में ड्रोन स्कूल पहला ड्रोन स्कूल खोला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य स्थानों पर भी ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ये सतना तो महाराष्ट्र में है, लेकिन ये तीनों जो है ये आपका MP में ही पड़ता है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो होम स्टेट है वहाँ पर ये किए हैं। प्रगति भारत ड्रोन महोत्सव भी 2022 को आयोजन किया गया और इसके लिए डाक टिकट द्वारा भी गुजरात में कच्छ जिले में ड्रोन का करके पार्सल भेजा गया, मतलब ड्रोन से आपको जो है डाक टिकट को भेजने जाने की संभावना किया गया है। और मिशन ड्रोन शक्ति की भी घोषणा की गई है। तो अगला टॉपिक जो है वो अग्नि 5 है। अग्नि 4 का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। इसमें 6 जून 2022 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, जिसको व्हेलर द्वीप भी नाम से जाना जाता है, सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 4 या परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान SFC द्वारा किए जाने का प्रयोक्ता परीक्षण का भाग था। आगे देखते हैं कि ये जो अग्नि 4 है ये 8वां परीक्षण था। सेवा स्वदेशी तकनीक से विकसित है ये, और 400 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस मार्च करने वाली मारक क्षमता की मिसाइल है। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है ये। इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए अब आगे जो है देखते हैं। INS निशंक एवं INS अक्षय सेवा मुक्त हो गया, काफ़ी ज़्यादा वो लोग 3022 को INS निशंक और INS अक्षय यहाँ पर सेवा मुक्त हो गए हैं। दोनों कॉन्वेंट मुंबई में स्थित नेवल डॉकयार्ड आयोजित समारोह में सेवा मुक्त किया गया। INS निशंक वीर श्रेणी की कॉन्वेंट श्रृंखला का पोत का 4था संस्करण था। INS निशंक को 1989 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। INS अक्षय अभय श्रेणी की कॉन्वेंट श्रृंखला का 3रा पोत था। 10 दिसंबर 1990 को शामिल किया गया था। यह पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था और इसके बाद दोनों पोतों को अपने सेवाकाल का युद्ध
मतलब कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित सैनिकों को अभियान में भाग लिया था। मतलब 2 युद्ध इनको भाग लिया गया था युद्धों में। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है, यह गोदावरी श्रेणी की निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों की श्रृंखला का तीसरा पोत एवं कारमुक्ति समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना पोत था। INS गोमती की बात की जा रही है, सॉरी हम पीछे जो है स्क्रॉल करने में भूल गए। INS गोमती, ये INS गोमती जो है गोदावरी श्रेणी से निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों का तीसरा कार्यमुक्ति के पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना पोत था। INS गोमती का नाम गोमती नदी से व्युत्पन्न है। हमारी जो गोमती नदी बहती है उसी के नाम से बेसिकली लिया गया है। और गौरतलब है कि गोदावरी श्रेणी के अन्य 2 पोतों तथा INS गोदावरी तथा INS गंगा को क्रमशः 2015 और 18 में ही मुक्त कर दिया गया। मतलब गंगा जी को और गोदावरी को मुक्त कर दिया गया था पहले ही 15-18 में, और हमारी गोमती को भी मुक्ति ही कर दिया गया। तो आगे हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमुख युद्धाभ्यास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी प्रमुख देशों के साथ हमारे हाल ही में युद्धाभ्यास हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट होने वाले। तो प्रमुख युद्धाभ्यास 2022-23 पर एक बार नज़र डालते हैं। किस देश में बेसिकली किस देश के बीच ये आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित किया और कौन से सेना के कौन से भाग ने इसमें मतलब भाग लिया। जैसे नौसेना ने भाग लिया या एयरफोर्स ने भाग लिया या थल सेना ने भाग लिया, कहाँ पर हुआ और कौन सी प्रमुख पोत विमान या सबमरीन या एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए, 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। तो हमारा पहला जो युद्धाभ्यास है वह कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है। कई देश मिलकर इसमें भागीदार हुए, जिसमें कई देश मतलब 3 से 4 देश जिसमें भागी हुई या प्लस इससे ज़्यादा भागीदार हुए, उनको बहुपक्षीय बोला जाएगा। और जब 2 देश होते हैं जैसे भारतीय सेना एवं सिंगापुर सेना, तो आपको इसमें 2 पक्षीय सैन्याभ्यास देखने को मिलेगा। तो कोबरा वॉरियर में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स एवं वेंडिगटन एयरफोर्स पर आयोजित किया गया। भारत के मिराज 2000 लड़ाकू विज्ञान सी ग्लोबलास्टर IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान शामिल किया गया। ये ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया बहुपक्षीय था। वायु सैन्य बहुपक्षीय एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया, एयरफोर्स। फिर इसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र है। बोल्ड कुरुक्षेत्र में भारतीय सेना एवं सिंगापुर सैन्य अभ्यास में मिलिट्री स्टेशन आपका जोधपुर जो कि राजस्थान में है। फिर ट्रोपैक्स में भारतीय नौसेना एवं नौसेना अभ्यास है। ये हिंद महासागर के में आयोजित किया गया। सी वीगल और एम्फेक्स शामिल थे। डेजर्ट फ्लैग ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। बहुपक्षीय वायुसेना है, एयरफोर्स है, 8वां संस्करण है तथा डेजर्ट के नाम से आप याद रखिए कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि आपका दुबई अमीरात में आयोजित किया गया। तेजस ने इसमें भाग लिया जो कि हमारा स्वनिर्मित भारतीय निर्मित जो है विमान है। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला नंबर 5 है वो कैटलेस एक्सप्रेस है। कैटलेस एक्सप्रेस जो है वो बेसिकली बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है तथा खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया। INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। INS त्रिकंद ने कैटलेस एक्सप्रेस को प्रतिनिधित्व किया। फिर फ्रीजेक्स में आप याद रखिए, फ्री में फ्रांस हो गया और जेक्स में इंडिया हो गया, मतलब फ्रांस और इंडिया ने इसमें भाग लिया। सैन्य अभ्यास है। त्रिवंतपुरम किलर में आयोजित हुआ, पहला संस्करण है फ्रीजेक्स। अभ्यास डस्टलिक उज्बेकी, ये बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। उज्बेकिस्तान और इसके बाद इंडिया, ये दोनों मिलकर सैन्य अभ्यास किए। 4था संस्करण है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। पिथौरागढ़ आपके उत्तराखंड में पड़ता है और ये अभ्यास डस्टलिक है। INS डस्टलिक के बाद हमारा धर्म गार्जियन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जापान हमारा काफ़ी सहयोगी देश है। तो धर्म गार्जियन जो है वो भारत एवं जापान सैन्य अभ्यास 4था संस्करण है, जापान में ये आयोजित किया गया। अभ्यास कोंकण तट पर आयोजित किया गया। नेवी ब्रिटेन की रहेगी, भारतीय सेना की भारतीय नौसेना तथा रॉयल नेवी। ब्रिटेन का काम ही रॉयल है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अरब सागर के कोंकण तट पर ये आयोजित किया गया, इसलिए इसका नाम अभ्यास कोंकण है। त्रिशूल द्वारा प्रतिभाग दिया गया। INS त्रिशूल ने इसमें भाग लिया। ला पैरोज जहाँ पर ला प्लास ला पैरोज ये सब जो भाग लेते हैं ये बेसिकली फ्रेंच जो है, फ्रेंच के द्वारा ये फ्रांस और भारत के बहुपक्षीय है, लेकिन इसमें जो है कई देश मिलकर आपस में भाग लिया है। आयोजन हिंद महासागर में हुआ, तीसरा संस्करण है। INS सह्याद्री तथा INS ज्योति ने इसमें शामिल लिया।
शिन्यू मैत्री भारत जापान की बात है। शिन्यू आपका जापानीज शब्द है और मैत्री इंडियन है, तो भारत जापान। वायुसेना एयरफोर्स है, यह जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्मगार्जन के साथ आयोजित किया। जो धर्मगार्जन बहुत फेमस एक युद्धाभ्यास है, उसके साथ जो है ये आयोजित किया गया। और C-17 ग्लोब मास्टर, इसमें विमान शामिल रहा। अभ्यास एमफैक्स, एमफैक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार आयोजित किया गया, द्विवार्षिक है ये। इसमें तीनों सेना भाग लेती है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें तीनों सेना मतलब एयरफोर्स, नेवी एंड आपका आर्मी भी भाग लेती है, इम्पॉर्टेंट है। तो AIM फैक्स, IM फैक्स। सूर्य किरण, ये भारत नेपाल का बहुत फेमस है, तो 16वां संस्करण है और ये इस बार नेपाल में आयोजित किया गया। काजिंद, काजिंद से आप नाम से ही जान लीजिए, काजिंद मतलब कजाकिस्तान और इसके बाद इंडिया मतलब इंड। तो काजिंद में भारत और कजाकिस्तान 6वां संस्करण है, मेघालय में आयोजित किया गया। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर 12वां संस्करण है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो है ये ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया नाम से ही इसको कन्फर्म है। सैन्य परीक्षण है, पहला संस्करण अभी हो रहा है, राजस्थान में है। ऑस्ट्रा हिंद मतलब ऑस से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से इंडिया। हरिमाऊ सिंध भारत एवं मलेशिया द्विवार्षिक है, मलेशिया के कोलांग में स्थित पुलवाई में आयोजित किया गया। नसीम अल बहर, भारत और ओमान, भारत और ओमान के बीच भी ये सैन्य अभ्यास है और नौ सैन्य अभ्यास है ये। असीम अल बहर 13वां संस्करण है, ओमान के तट पर ये, और इसमें भाग जो लिया INS त्रिकंद एवं INS सुमित्रा ने। फिर गरुड़ शक्ति, ये तो बहुत ही बार पूछे जाने वाला आपका टॉपिक है, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच थल सेनाओं के बीच है ये, यानी कि आर्मी के बीच है। 8वां संस्करण है, सांगा बुगाना प्रशिक्षण क्षेत्र जो है आपका इंडोनेशिया में जहाँ है वो वहाँ पर कारावांग इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। मालाबार में तो आप क्वाड के देश को, मालाबार में ये होता है, क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है इंडिया के लिए, तो क्वाड जो है ये मालाबार में करता है। समुद्री अभ्यास 30वीं वर्षगांठ इसकी है, मेजबान जापान इस बार था। भारत की तरफ से INS शिवालिक कुमारता शामिल हुआ। और इसके बाद हमारा वर्ष 1992 में ये शुरू किया गया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1992 से ये चल रहा है, लेकिन हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा क्वाड जो है चर्चा में रहा था, तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। IMT त्रिलाट जो है वो भारत मोजाम्बिक तंजानिया, भारत मोजाम्बिक तंजानिया यानी कि अफ्रीकन कंट्री है, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, पहला संस्करण ही है इसका भी। टाइगर ट्रायम्फ भारत एवं अमेरिका के बीच है। जितने भी अभ्यास होते हैं, यदि वो अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, जापान है, ये सिंगापुर आपका है ही, पाकिस्तान के साथ तो कभी होता नहीं है। नेपाल, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, UK, ब्रिटेन मतलब ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 6 देश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये ओवरऑल पावर इंडेक्स में ये काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक रहते हैं। तो इनके साथ हमारा जो युद्धाभ्यास होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीखने को इंडियन आर्मी को मिलता है और टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र होती है वो बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। इसलिए जो अमेरिका के साथ जितने भी आपके युद्धाभ्यास होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसका नाम याद रखिए, टाइगर ट्रायम्फ। त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है, मतलब ये मानवीय सहायता युद्ध के लिए नहीं है। मान लीजिए कोई आपकी भूकंप आ गया है, बहुत बड़ी त्रासदी आ गई, तो उसमें जो है आप किस तरीके से सेना को लगा के उसमें हेल्प ली जाती है वो इम्पोर्टेंट। दूसरा संस्करण है विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। सिम्बैक्स आपका भारत और सिंगापुर, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये नौसेना 29वां संस्करण है, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर किया गया। इप्सामार जो है, इप्सामार आपका भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इप्सामार, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, या से साउथ अफ्रीका और मार से आपका मार हो गया। इसका भी फुल फॉर्म कुछ होगा, बट इप्सा से ये तीनों देशों का नाम हो गया। नौसेना अभ्यास 7वां संस्करण है, पोर्ट गके बेरहटा पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिणी अफ्रीका में है, मतलब साउथ अफ्रीका में है। इसके बाद अभ्यास काकडू जो है वो बहुपक्षीय जो है द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है। मुख्य विषय था पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। INS सतपुड़ा एवं P8I गश्ती विमान शामिल है। ये P8I बहुत इंपॉर्टेंट है, P8I जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विमान है। ये बेसिकली क्या है, P8I विमान जो होता है वो आपका
जो पनडुब्बी होती हैं, यानी कि जो आप सबमरीन होती है, उसको ट्राई कर लेता है हवा में ही, पानी के नीचे नहीं रहता। ये विमान है और विमान ऊपर उड़ते उड़ते वो जो तरंग छोड़ता है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेता है कि नीचे समुद्र में कितनी सबमरीन चल रही हैं। तो P-8I विमान भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अमेरिकन बेस्ड विमान है, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक नौसेना है। तो इसमें INS सतपुड़ा एवं P-8I ने गश्ती विमान शामिल था। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ गया। अभ्यास ककाडू इसका नाम याद रखिएगा। फिर एक्स विन वैक्स जो है भारत एवं वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तीसरा संस्करण है। चंडी मंदिर हरियाणा में इसको आयोजित किया गया। तो बेसिकली जो मुख्य आपके प्रमुख युद्ध अभ्यास थे उसको हमने डिस्कस किया। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और हमारे अगले टॉपिक में हम लेके आते हैं किसी और प्रमुख मुद्दों को, किसी और प्रमुख विषयों को, टॉपिक को जो बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं प्रीलिम्स में। नमस्कार।